थर्ड टी20 में इंडिया ने ऐसा क्या अलग किया कि वो फिर से एक तरफा मैच हो गया? टॉस जीते, बढ़िया था। और गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया जो कि सही था, क्योंकि थोड़ा-सा जो विंटर्स में धर्मशाला में हमें पता है कि हल्का-सा जो ब्रीज़ बहता है, उसके चलते बॉलर्स को इनिशियली स्विंग में हेल्प मिलती है। और वो हमें स्ट्रेट अवे दिखा। अर्शदीप ने रीज़ा हेंड्रिक्स को बहुत प्यारे तरीके से सेटअप किया। पहले तो बाहर निकलती हुई बॉल्स, जिस पे रीज़ा हेंड्रिक को बिल्कुल भनक नहीं लग पा रही थी कि वो क्या करें, और फिर और लगभग उसी लाइन और उसी लेंथ से बॉल को वापस लेके आए। थोड़ी-सी बॉल फुलर थी और प्लम एलबीडब्ल्यू। अंपायर ने नहीं दिया, डीआरएस में 3 रेड्स आए। ऐसा सा ही डिसमिसल 2 साल पहले 17 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में पहला ओडीआई था। वहाँ पे अर्शदीप ने पंजा खोला था, वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका 116-117 पे ऑल आउट हो गई थी। वहाँ पे भी रीज़ा हेंड्रिक्स और वैनिडू डिसन को अर्शदीप ने कंसेक्यूटिव बॉल्स में आउट किया था। मुझे 100% याद नहीं है, पर मेरे हिसाब से रीज़ा हेंड्रिक्स शायद ऐसे ही आउट हुए थे, या फिर रीज़ा हेंड्रिक्स चॉप ऑन हुए थे और वैनिडू डिसन इस तरह से आउट हुए थे। पर ऐसा सा ही सिमिलर सा डिसमिसल था, जो लग रहा था कि शायद लेग मिस कर जाए, बट एलबीडब्ल्यू निकल के आया था। तो वैसी सी कहानी की उसके बाद हर्षित राणा आए, क्योंकि बुमराह खेल नहीं रहे थे पर्सनल रीजंस के चलते। उन्होंने जिस तरह से फर्स्ट ओडीआई में अंदर आती हुई बॉल पे रिकल्टन को फँसाया था, उसी तरह से यहाँ पे डीकॉक भी बॉल की लाइन को मिस करके रॉन्ग बॉल हल्की-सी पड़ के अंदर आई और वहाँ पे वो प्लम एलबीडब्ल्यू हो गए। तो एक बार 2 झटके लगे तो लगा कि अब साउथ अफ्रीका थोड़ा डीरेल हो सकता है। ब्रेविस को प्रमोशन मिला, वो आए, कोशिश की उन्होंने रन मारने की, पर जब लग रहा था थोड़े सेटल हो सकते हैं, तभी हर्षित राणा की एक रिलेटिवली वाइड बॉल को ड्राइव करने के हार्ड और इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गए। उसके बाद इस तरह की पिच जहाँ पे हल्की-फुल्की बॉल निबल कर रही है और वहाँ पे आप सोचें कि हमारे जो पांड्या भाई साहब हैं, वो नहीं पिक्चर में आएँगे, ये बहुत मुश्किल हुआ कहना। तो वो भी आए, हल्की-सी बॉल निबल की, बाहर निकली और सचिन सब्स को उन्होंने कीपर के पास कैच करवाया। फिर 44 फॉर 4 10 ओवर के बाद जब लगा कि साउथ अफ्रीका को मोमेंटम की ज़रूरत है और दुबे बॉलिंग करने आए, तो शायद यहाँ पे वो अब कुछ चांसेस लेंगे। वहाँ पे एक बहुत प्यारा एंड डिपर और कॉबिन बॉश के स्टंप्स बिखर के रह गए। उसके बाद टॉरिन फरेरा पिछले मैच की फॉर्म को देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला था। आए, खेलना शुरू किया, पर आपको पता है कि वरुण चक्रवर्ती इस टाइम पे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टी20 बॉलर्स में से हैं। हार्दिक पांड्या ने भी अपना 100th विकेट लिया, तो वहीं पे इसी मैच में वरुण चक्रवर्ती ने भी अपने 50 विकेट्स कंप्लीट किए। गिने-चुने बॉलर्स में आते हैं, जब उनकी एवरेज की बात की जाए, बहुत कम लोग हैं जो उनसे बेटर कर पाए हैं। उनमें से एक राशिद खान हैं, बहुत गिने-चुने से नाम है, और वहाँ पे गुगली एक तेज़ गुगली पड़ के अंदर आई और डॉन फरेरा क्रॉस द लाइन खेलने गए, बोल्ड हुए। उसके बाद लगा कि अभी भी साउथ अफ्रीका थोड़ा कमबैक कर सकता है, कि 150 इस पिच पे थोड़ा चैलेंजिंग टोटल हो सकता था। वहाँ पे मार्को यान्सेन को भी बहुत प्यारी गुगली में फँसाया, जिनसे लेज़ीली उनका बैट नीचे आया और उनके पास ज़्यादा टाइम था ही नहीं उसे खेलने का। इसके बीच कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए, क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है कि धर्मशाला एक हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड है। हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड्स में क्या होता है कि हवा थोड़ी पतली हो जाती है, डेंसिटी एयर की थोड़ी कम होती है, जिसके चलते बॉल ट्रैवल ज़्यादा करती है। तो फील्डर्स अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम आती है। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के लिए क्यों आसान है कि जोहानिसबर्ग, बहुत सारे उनके जो ग्राउंड्स हैं, वो इसी तरह से हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे बॉल काफ़ी ज़्यादा देर तक हवा में टंगती है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करती है, छक्के ज़्यादा पड़ते हैं, तो उनको एक आदत भी है इस तरह के ग्राउंड्स में फील्डिंग करने की। वहाँ लगा कि इंडियन फील्डर्स वर नॉट एबल टू जज द बॉल वेल। इवन हर्षित राणा ने भी एक कैच छोड़ा जो उनके ऊपर से निकल के बाउंड्री पे होते तो वो कैच हो जाता। पर उस सब के चलते भी इंडिया ने फिर भी बॉलिंग अच्छी की। वहाँ पे जब लगा कि डेथ में थोड़ा-सा माकरम ने और नोकिया ने एक पार्टनरशिप बना के थोड़ा मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की है, वहीं पे अर्शदीप ने एक वाइड यॉर्कर पे गॉड बिहाइंड करवा के माकरम को वापस भेजा, और कुलदीप यादव जिन्हें पहले ओवर में 10 रन पड़े थे, उसके बाद कमबैक किया और 2 बहुत प्यारी गुगलीज़ पे उन्होंने टेल को ऑल आउट करके इंडिया के लिए बहुत आसान सा टारगेट दे दिया। गुगली पहली पड़ी, नोकिया को पड़ के बाहर आई स्टंप पे, और उसके बाद लास्ट विकेट में भी गुगली, वाइड गुगली जो जनरली वो अच्छा करने लग गए हैं, वहाँ पे आउटफील्ड में कैच करवाया। टोटल ऐसा जो लगा कि इंडिया के लिए आसान होना चाहिए, और जिस तरह से इंडिया ओपन करने आई, कहानी अलग हो जाती है। देखो, इस पिच पे जितनी बॉल निबल कर रही थी, स्विंग कर रही थी, ऑफ द ट्रैक भी मूव कर रही थी, इट वाज़ नॉट ईज़ी। स्विंग सीम दोनों थी इस पिच इन कंडीशंस के अंदर। वहाँ पे अभिषेक शर्मा का जो ये अप्रोच है, दिखने में आसान है पर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास मार्जिन फॉर एरर ही नहीं होता। तो उन्होंने एक जो मोमेंटम स्टार्टिंग में दिया,
उसके बाद ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका वहाँ से उभर ही नहीं पाया। शुभमन गिल ने भी कोशिश की, थोड़े लकी भी रहे और वहाँ पे एक बार एलबीडब्ल्यू भी आया मार्को जॉनसन के अगेंस्ट, बट वहाँ डीआरएस लेने से बच गए, थोड़ा-सा इनसाइड एज था। थोड़ी स्क्रैची नॉक थी, उतने फ्री फ्लोइंग नहीं लगे, बीट भी हुए काफ़ी बार, एजेस भी लगे। एक एज लग के कीपर और स्लिप के बीच में से भी गया, बट रन्स आए हैं फाइनली, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अब इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि रन्स आने ज़रूरी हैं। जब आप फॉर्म में नहीं होते हैं, क्रिकेट इंजरी एंड ऑल से जूझ रहे होते हैं, तो आपको थोड़े से लकी रन्स चाहिए होते हैं, तो गिव यू सम मोमेंटम। जब लग रहा था कि अभिषेक इस मैच को शायद 10 ओवरों में ही खत्म कर देंगे, जो उनको आदत पड़ गई है एसआरएच के साथ, वहां पे आउटफील्ड में एक बहुत ही प्यारा कैच पकड़ा माकरम ने और दिखाया कि इन हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड्स में किस तरह से बॉल को जज करते हैं। और शुभमन गिल भी जब फाइनली लगा कि अब उन्होंने टाइम स्पेंड कर लिया है, उस मैच को फिनिश करके जा सकते हैं, वहां पे वो भी इनसाइड एज लग के बोल्ड हुए। स्काई आए और स्काई गए। रन्स आए, 2 बाउंड्रीज़ आई, पर एक शॉट, सुपला शॉट जो उनका फ़ेवरेट शॉट माना जाता है, अब हमने बहुत बार देख लिया है कि उनके डाउनफॉल का बार-बार रीज़न बनता है। फर्स्ट टी20 में भी ऐसा हुआ था, यहाँ पे भी ये हुआ था कि जब आप 100% फ़ॉर्म में नहीं होते हैं, तो इस तरह के शॉट्स आप उतने अच्छे से मिडल नहीं करते। तो आउटफील्ड में वो भी कैच हुए, 3 विकेट्स, बट जिस तरह से दुबे ने सामने का छक्का मारा, एक बार ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात युवराज भाई वहाँ पे प्रकट हो गए हैं कि बिल्कुल वही छाप, वही शॉट, वही फ्रीनेस देखने को मिली। काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा इनकी बात होती है, बट समहाउ अपने टैलेंट को उतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो उम्मीद है कि हाँ, अभी और डेवलप हो सकते हो कि फिर भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम बनते जा रहे हैं। एक आसान सी विक्ट्री और ये टी20 सीरीज़ का पैटर्न रहा है। तीनों मैचेस तीनों वन साइडेड हुए हैं, जबकि हम इस तरह की चीज़ें टी20 में एक्सपेक्ट करते नहीं हैं। ऐसे लगता है कि साउथ अफ्रीका भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान के स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहा है। जब खेलते हैं तो इतना अनबीटेबल खेल रहे हैं कि कुछ आप उनके आगे खड़ी नहीं पाते, और जब गिरते हैं तो इतनी बुरी तरह गिर रहे हैं कि वो समझ नहीं आ रहा। 2 बैटिंग फेलियर्स इस सीरीज़ में थोड़ा साइन ऑफ वरी होगा, और अब हम जा रहे हैं लखनऊ में, वहाँ पे कंडीशंस अलग होने वाली हैं, चीज़ें अलग होने वाली हैं, पर हाँ, मोमेंटम टीम इंडिया फाइनली लगा कि जो हमें न्यू चंडीगढ़ में देखने को मिला, वो एक ऑफ डे था अर्शदीप का, और यहाँ पे फिर से उन्होंने अपना लय वापस पाया। बहुत ब्रिलियंट बॉलर हैं। इस टाइम पे टी20 में मेरे हिसाब से इंडिया के बेस्ट बॉलर्स में से एक हैं, अगर पेस बॉलर्स की बात कर रहे हो, कि ऑफ लेट बुमराह थोड़ा-सा फॉर्म को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ पे अक्षर भी नहीं थे, बुमराह भी नहीं थे, और उसके बावजूद भी इंडियन टीम ने बहुत अच्छे से सिचुएशन को समझा। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि इन कंडीशंस में जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया, वहाँ इंडिया 2 स्पिनर्स खिला रहे हैं, तो क्या वो सही डिसीजन होगा कि नहीं होगा? मुझे लगता है अब कंडीशन से ज़्यादा अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन को भी प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर आपके बॉलर्स इन फॉर्म हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। बैलेंस टीम लगी, ओवरऑल देखते हैं कि आगे चीज़ें क्या होती हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बूस्टर। आपके फेवरेट मोमेंट्स इस मैच में क्या थे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ, ताकि थोड़ी-सी मेमोरी बने इसके साथ और एक मौका मिले बारी-बारी इस वीडियो को रिविज़िट करने का। कोशिश करें वीडियो को भी हाइप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस चैनल को, उसी प्यार को प्लीज़ आगे बरकरार रखें। धन्यवाद।